हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे आपकी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी एग्ज़ाम्स की, टीचिंग एग्ज़ाम्स की या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी पे ऑलरेडी मैंने हैंड रिटन नोट्स पर वीडियोस बना रखी है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारी पहले की वीडियोस को देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की, तो उसमें छत्रपति शिवाजी की काफ़ी चर्चा होती है। शिवाजी के का जो जन्म है वो 20 अप्रैल 1827 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर इस टैली चार्ट में दिया हुआ है कि इनका जन्म 1627 में, माता का नाम जीजाबाई, गुरु का नाम रामदास, राजधानी इनकी थी रायगढ़, पिता का नाम था शाहजी भोसले और दादाजी जो थे उनका नाम था कोंडदेव। इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में गंगा भट्ट के द्वारा और इनकी मृत्यु हुई थी 1680 में। ये जितने भी तथ्य हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का यानी कि जीजाबाई का पड़ा था और उनके शिक्षक दादा कोडदेव का भी जो है प्रभाव था इनके ऊपर। कोडदेव की मृत्यु के पश्चात जो है शिवाजी ने पूना की जागीर का कार्यभार संभाला था और शिवाजी ने 1646 में तोरण के किले पर अधिकार कर लिया था और 1656 में अगर हम बात करें तो शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, कब बनाया था? तो 1656 में। और शिवाजी ने ही 1659 में जो है बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी और 1665 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, इस संधि के बारे में भी आपको याद रखना है, पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। अब उसके बाद जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो है प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, शिवाजी की। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और रह गया कि 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाया था और तभी से उनको जो है छत्रपति की जो है उपाधि धारण की थी उन्होंने। अब अगर हम बात करें शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की, तो इसमें केंद्रीय प्रशासन की बात सबसे पहले करेंगे कि केंद्रीय प्रशासन में जो है शिवाजी की स्थिति सर्वोच्च थी, सबसे ऊपर वही थे। उनकी सहायता हेतु अष्टप्रधान हुआ करते थे, यानी 8 मुख्यमंत्री हुआ करते थे जो उनको सलाह वगैरह देने का काम करते थे। और प्रधानमंत्री जो कि खुद शिवाजी थे, इन्हें पेशवा भी कहा जाता था। ठीक है, इनके पास कौन कौन से विभाग थे? अष्टप्रधान के प्रमुख वो होते थे जो राज्य के नागरिकों व सैनिकों मामले का सर्वोच्च अधिकारी था। ठीक है, मजूमदार जिसे आमत्य कहा जाता है या फिर यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं वित्त विभाग का अध्यक्ष या मंत्री होता था। ठीक है, मजूमदार वित्त विभाग का अध्यक्ष होता था। और सुमंत पूछे या दबीर पूछे, विदेशी विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट है सुरूनविस और चिटनिस, ये पत्रचार विभाग के प्रमुख थे। वाक्यान्विंस की अगर बात करें हम, तो ये सूचना व गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो न्याय विभाग का प्रमुख होता था। सर ए नौबत की अगर हम बात करें तो ये सेना का प्रधान था। पंडित राव धर्म व दान विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया हुआ था। ठीक है, और इन क्षेत्रों को स्वराज कहा जाता था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, महाल होता था, राज्य को कहा जाता था। परगना कहा जाता था प्रांत को। तर्फ कहा जाता था जिले को और मौजा कहा जाता था गांव के समूह को। सैन्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य में पैदल, अश्व, नौसेना, 3 प्रमुख प्रकार की सेना हुआ करती थी। बागीर या पागा कहा जाता था नियमित घुड़सवार सैनिकों को और सिलाहदार कहा जाता था अनियमित
घुड़सवार सैनिकों को जो कि युद्ध में काम आते थे। पाइका कहा जाता था पैदल सैनिकों को। ठीक है। और अगर आप वरिष्ठता का क्रम देखना चाहें कि सबसे प्रमुख कौन होता था, तो आप याद रखें हवलदार, फिर उससे नीचे जुमलादार, फिर उसके नीचे एक हजारी, फिर पच हजारी, फिर सर ए नौबत हुआ करता था। ठीक है ना, ये वरिष्ठता का क्रम है। चौथ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर था, जो उस समय राज्य की आय का 1/4 यानी 25% होता था। ठीक है ना, ये एक प्रकार का कर था, याद रखना है आपको। सरदेशमुखी के बारे में भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सरदेशमुखी छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के कारण विजित क्षेत्र से उनके कुल राजस्व का 10% जो है सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करते थे। तो सरदेशमुखी क्या है, एक प्रकार का कर हो गया। ठीक है। और शिवाजी सैनिकों को नगद वेतन देते थे, किंतु उन्होंने निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही प्रथा, मोकासा जिसे कहते हैं, उसको समाप्त नहीं किया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी सांभाजी बने। उनकी हत्या वर्ष 1689 में मुगल सेनापति मखबी खां द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। अब यहाँ से इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, फिर यहाँ से हम सिख धर्म की ओर चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। पहले की वीडियोज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, ताकि हमारी चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सांभाजी के पुत्र साहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर उस स्थिति में उसे राजा राम वर्ष 1689 में मराठा छत्रपति बने थे वो। ठीक है ना, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, सांभाजी के पुत्र साहू जो थे उसको औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था। उस स्थिति में राजा राम जो थे उन्हें 1689 में जो है मराठा छत्रपति बनाया गया था। और राजा राम की अगर हम बात करें, मुगलों से संघर्ष करते हुए मारे गए थे। तत्पश्चात राजा राम की जो पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को मराठा का छत्रपति बनाया था। ठीक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साहू मुगलों की कैद से मुक्त हुए और मराठा छत्रपति बनने का दावा पेश किया। 1707 में खेड़ा के युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर छत्रपति पद हासिल किया था। साहू के शासन में ही जो है पेशवा शासन पद्धति का विकास हुआ, जिसमें पेशवा से में ही समझशक्तियाँ विद्यमान थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लें, और पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, जहाँ पर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सभी हैंड रिटन नोट्स पे वीडियो देख सकते हैं। हमारी वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, DSSB या फिर EMRS या BPSC जैसे टीचर एग्जाम्स के लिए, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।